Hello friends, welcome to my channel राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग सुपरडेंट के लिए, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए उनमें हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, विद द सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन। तो ये आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है अ नर्व विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो नर्व्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, दीज आर द क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, 12 पेयर्स जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स के होते हैं। और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी नर्व है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑप्टिक नर्व, ऑक्लोमोटर नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व एंड फेशियल नर्व। ठीक है, सो द राइट आंसर इज़ द ओल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, तो ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो हमारे पास ये फर्स्ट जो है वो क्रेनियल नर्व हमारे पास आती है, ओल्फैक्टरी नर्व। और ये जो है वो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो रिमेनिंग है हमारे पास, जैसे कि ऑप्टिक है, ठीक है, तो ऑप्टिक जो है वो सेकंड नंबर पे आती है। देन जो हमारे पास ऑक्लोमोटर है ये थर्ड नंबर पे आएगी। ठीक है, और हमारे पास जो फेशियल है ये 7th नंबर पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व होती है ये साइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइट। एंड जो ऑक्लोमोटर है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई मूवमेंट और ब्लिंकिंग के लिए। और ओल्फैक्टरी हमने देखा स्मेलिंग के लिए। और जो फेशियल है वो फेस की मूवमेंट और स्लाइवेशन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ हेल्दी पर्सन इज। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है एक हेल्दी पर्सन का, वो यहाँ पर पूछे। ऑप्शंस दी गई हैं 5 to 10 ब्रीथ्स पर मिनट, 10 to 15 पर मिनट, 15 to 20 पर मिनट एंड 20 to 30 पर मिनट। ठीक है, सो जो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर है दैट इज़ फ्रॉम 15 to 20 पर मिनट। और वैसे इसका जो एग्जैक्टली जो हम मेंशन करते हैं दैट इज़ 12 to 20। ठीक है, 12 to 20 ब्रीज पर मिनट। अगर इससे कम हो जाता है, ठीक है, 12 से कम हो जाएगा तो हम इसको ब्रेडीपीनिया बोलेंगे। अगर 20 से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको टैकीपीनिया बोलेंगे। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन भी होता है। अगर पेशेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो डीप ब्रीदिंग करता है तो हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो ऐसा एंजाइम जो फैट की डाइजेशन में हेल्प करेगा वो कौन सा एंजाइम होता है वो पूछा गया। ऑप्शन हमें दी हैं अमाइलेज, लाइपेज, एंटीरोकाइनेज एंड ट्रिप्सिन। यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द लाइपेज। लाइपेज जो एक एंजाइम है, ये बेसिकली क्या करता है, फैट की ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो हमारे पास जो है जो फैट है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में जो हमारे पास बॉडी में जो फैट्स प्रेजेंट हैं उनकी ब्रेक डाउन करता है इनटू फ्री फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल की फॉर्म में। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, फ्री फैटी एसिड या ग्लिसरॉल की फॉर्म में जो है वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, सो दैट कि वो बॉडी उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर सके इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, और इनको जो है वो जो लाइपेज है इसको प्रोड्यूस कौन करता है, पैनक्रियास, माउथ एंड स्टमक। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास कहाँ से प्रोडक्शन इनकी होती है, फ्रॉम द पैनक्रियास, माउथ, ठीक है, और स्टमक। नेक्स्ट भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे हमारे पास जो अमाइलेस है ये भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम, ये भी सिक्रेट होता है पैनक्रियास से ही सिक्रेट होता है ये भी। ठीक है, तो ये भी पैनक्रियास से ही सिक्रेट होता है और स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो जो अमाइलेस है वो पैनक्रियास और स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास अमाइलेज का। और नेक्स्ट है हमारे पास ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीरोकाइनेज। ठीक है, एंटीरोकाइनेज जो है वो कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो एंजाइम है ये कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है फिर ये कुछ एक बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको स्पीड अप करता है। ठीक है, और ये जो है वो जो एंटीरोकाइनेज है वो हमारे पास जो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके जो सरफेस जो एरियाज होते हैं उनके ऊपर जो है वो वहाँ से ये सिक्रेट होता है। ठीक है, ये था हमारे पास। और ट्रिप्सिन मैंने आपको बता दिया, ट्रिप्सिन भी जो है वो हमारे पास एंजाइम है। जैसे ये इन्होंने कहा कि यहाँ पर जैसे मैं बता रही हूँ कि ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन भी एक जो है वो हमारे पास एंजाइम है प्रोटीन की फॉर्म में, जो स्पीड अप करता है कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, और जो ट्रिप्सिन है ये हमारे पास पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे मैंने बताया। ठीक है,
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किडनी इज सिचुएटेड, किडनी जो है उसका लोकेशन की बात करें, किडनी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? इन एब्डोमिनल कैविटी, इन पेल्विक कैविटी, इन थोरेसिक कैविटी एंड इन डोर्सल कैविटी। तो जो किडनी होती है दैट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। पेल्विक कैविटी में पेल्विक ऑर्गन्स, थोरेसिक कैविटी में हमारे जो लंग्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास जो लंग्स हैं, हार्ट है, ये सब जो है वो थोरेसिक कैविटी में है। और डॉर्सल कैविटी में आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। डॉर्सल कैविटी जो होती है, जो हमारे पास क्रेनियल कैविटी से लेके वर्टिब्रल कैविटी, ये पूरा जो है वो हमारे पास डॉर्सल बॉडी कैविटी में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये डॉर्सल कैविटी में आता है। और ये यहाँ पर इन्होंने शो किया दिस इज द क्रेनियल कैविटी, जो ब्रेन जो है वो क्रेनियल कैविटी में, और जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं वो वर्टिब्रल कैविटी में, ठीक है, और थोरेसिक कैविटी में हमारे पास हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये डायफ्राम होता है, देन एब्डोमिनल कैविटी जो यहाँ के ऑर्गन्स होंगे, और ये पेल्विक कैविटी होती है, जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपेंडिक्स इज सिचुएटेड इन, ठीक है। तो अभी जो है वो हम अपेंडिक्स की यहाँ पे इन्होंने लोकेशन पूछी है। पहले जो था वो इन्होंने किडनी की लोकेशन पूछी थी, यहाँ पर जो है वो अभी क्या पूछ रहे हैं? अपेंडिक्स की, ठीक है। तो अपेंडिक्स कहाँ पर होगा? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड लेफ्ट इलियक फोसा एंड राइट इलियक फोसा। ये जो इन्होंने दिया है ये हमारे पास जो 6 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास एब्डोमिनल रीजन के, तो वो 6 क्वाड्रेंट्स के ये नाम दिए गए हैं। इनमें से एक में जो है वो अपेंडिक्स जो है वो लोकेट करती है, ठीक है। तो हमारे पास जो अपेंडिक्स होती है दैट इज प्रेजेंट इन द राइट इलियक फोसा। और मैं ये आपको 6 क्वाड्रेंट्स दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है जो एब्डोमिनल रीजन्स में हमारे पास है। तो यहाँ पर है राइट इलियक रीजन, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास राइट इलियक रीजन। और यहाँ पर ये जो इन्होंने पॉइंट यहाँ पर लगाया है, इस एक पॉइंट पर जो है वो हमारे पास क्या है? अपेंडिक्स, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर। और इस एक पॉइंट को जो है वो जब हम मैकबर्नीज पॉइंट भी बोलते हैं। और इस जब पेन किसी को होती है तो वो मैकबर्नी पॉइंट पे जो है वो पेन होती है जब किसी को अपेंडिसाइटिस होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अपेंडिक्स क्या है? ये जो स्मॉल सा स्ट्रक्चर जो आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द अपेंडिक्स एंड दिस इज लोकेटेड एट द राइट इलियक रीजन, ठीक है, या राइट इलियक फोसा, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्लूइड ओवरलोड इन पेशेंट में कॉज, ठीक है। तो अगर पेशेंट की बॉडी में जो है फ्लूइड का ओवरलोड हो जाता है, फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो क्या जो है वो कंडीशन कॉज होती है? एंजियोएडिमा, पेरिफेरल एडिमा, सेरिब्रल एडिमा एंड पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये जो हमारे पास मैं इनके ऑप्शंस आपको बता देती हूँ। जैसे एंजियोएडिमा है, ठीक है। तो एंजियोएडिमा में क्या होता है? ये एक पेनलेस स्वेलिंग होती है अंडर द स्किन, ठीक है। तो ये जो एंजियोएडिमा है ये भी जो है स्वेलिंग तो सब में है क्योंकि सब में एडिमा है, बट फ्लूइड ओवरलोड की वजह से जो होगा वो आपने बताना है, ठीक है। जो एंजियोएडिमा होता है ये स्वेलिंग होगी, पेनलेस स्वेलिंग होती है अंडर द स्किन के पास, ठीक है। कोई भी आपका रीजन है जहाँ पर स्किन है तो वहाँ पर आपको एक स्वेलिंग होती है, ठीक है, बट वहाँ पर क्या है? पेन आपको नहीं होगी। और ये जो ट्रिगर होती है दैट इज़ ड्यू टू द एलर्जी, ठीक है। तो ये जो है किसी एलर्जी की वजह से हो जाएगा। एलर्जी होगी तो वहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा स्वेलिंग जो है वो वहाँ पर होगी, बट वहाँ पर क्या है? आपको पेन नहीं है, ठीक है। और ये जो एडिमा होता है ये पिटिंग एडिमा भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया क्योंकि ये एलर्जी के एक रिएक्शन की वजह से ट्रिगर हुआ है, तो ये जो है वो फ्लूइड ओवरलोड की वजह से तो नहीं होता है एंजियो एडिमा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा क्या होता है? जब फ्लूइड फिल्ड हो जाता है इन द टिश्यू ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। तो टिश्यूज़ में चला गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक हो जाता है, टिश्यूज़ में चला जाता है, बट ये जो है वो फ्लूइड ओवरलोड की वजह से नहीं होता है। समटाइम कुछ कंडीशन ऐसी होती है पेशेंट को जिसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा हो जाता है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो पेशेंट को पेरिफेरल एडिमा हो जाता है। और यहाँ ये जो होता है पेरिफेरल एडिमा, ये हमारे पास पिटिंग एडिमा जो है वो इसमें होता है। पिटिंग एडिमा जब भी आप उसको ऐसे कोई एडिमा है तो वहाँ पर अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो वो उसी एक शेप में थोड़ी देर के लिए रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा में क्या होता है? जब जो फ्लूइड है वो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और जो ब्रेन का है वहाँ पर फील होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो पल्मोनरी एडिमा जो यहाँ पर जो फ्लूइड ओवरलोड की वजह से जो पेशेंट में जो कंडीशन कॉज होगी दैट इज़ द पल्मोनरी एडिमा। तो यहाँ पर क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में जो है वो फ्लूइड ज़्यादा होगा, ठीक है। फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है? जब वो हार्ट में जो है वो सर्कुलेशन के लिए जाएगा तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, फील हो रहा पूरा, तो यहाँ पर ज़्यादा ब्लड
फ्लो की वजह से ज़्यादा जो है वो लंग्स में भी जाएगा फॉर द जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, तो वो एक तरह से जो है वो पल्मोनरी एक एडिमा कॉज करेगा, उसका ओवरलोड इंक्रीज कर दो पल्मोनरी एडिमा। लेटर ऑन उसका जो है वो इफेक्ट हार्ट पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो हार्ट का भी जो है वो जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन इज़ एडमिनिस्टर्ड यूजुअली बाय, तो जो हम इंसुलिन का जो इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को जिनकी बॉडी में जो है वो इंसुलिन जो हार्मोन है वो कम होता है, और उसके कम होने की वजह से जो है अगर किसी की बॉडी में जो है वो इंसुलिन का अमाउंट जो है वो कम होता है, तो उसकी बॉडी में जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। जो ग्लूकोज है उसको जो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ठीक है, तो वो कौन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन, ठीक है। तो अभी इंसुलिन अगर किसी की बॉडी में नहीं है तो ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, या उसको डायबिटीज़ की कंडीशन भी हम डायबिटीज़ मेलिटस में होता है ये हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो अभी हम इंसुलिन जो है वो उनको एडमिनिस्टर करते हैं किस रूट के थ्रू? इंट्राडर्मल, इंट्राथिकल, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर, ठीक है। सो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ उनके पिक्चर्स जो है वो आपको इजी रहेगा इनको याद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम सबक्यूटेनियस जो है वो इंजेक्शन जो है वो देंगे, और वो हमें सबक्यूटेनियस फैट में देना होता है, ठीक है। अगर मसल में चला जाएगा तो वो फिर जो है वो जो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं वो मसल में जाने चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सबक्यूटेनियस फैट में देना है, तो उसके लिए जो है वो हम 45 डिग्री पे जो है वो इसको इंस्टिल करेंगे पेशेंट की बॉडी पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो इन्होंने किस तरीके से होल्ड करना है हमें पेशेंट के जो मसल मास रहेगा जहाँ पर हमें इंसर्ट करना है। दिस इज़ द रॉन्ग वे, तो इसे ऐसे नहीं करना है। साइड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर मैंशन किया है अपर आउटर आर्म्स है, अबडमन पर है, बटक्स पर है, अपर आउटर थाइस पे हैं, ठीक है। तो अगर पेशेंट ने खुद से करना होता है तो पेशेंट जो है वो यूजुअली प्रेफर करते हैं एब्डोमेन पर या अपर आउटर थाइस पर भी कर लेते हैं, ठीक है। और ये इनका जो है वो डेप्थ के लिए बताया गया है, ठीक है। तो अगर हमें 90 डिग्री पे करना है तब भी हमें जो है उसको सबक्यूटेनियस फैट तक ही जाना चाहिए। अगर 45 डिग्री पे करें तब भी उसको सबक्यूटेनियस फैट तक ही जाना चाहिए। मसल में जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो इंट्रामस्कुलर हम उसको दे देंगे, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो जैसे यहाँ पर मेंशन किया है तो ये जो है वो मसल्स में चला गया, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑब्टेन यूरिन सैंपल फॉर कल्चर फ्रॉम यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम, हाउ अ नर्स विल हैव टू कलेक्ट द सैंपल, ठीक है। तो आपके पास जो है कोई पेशेंट है जिसको यूरिनरी जो कैथेटर जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है, विच इज़ यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम पूरा उसको लगाया हुआ है, तो उससे जो है वो एक नर्स ने यूरिन सैंपल लेना है फॉर द कल्चर, तो कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास, विद नीडल एस्पिरेशन, एम्प्टी यूरिन बैग, कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर एंड डिसकनेक्ट द बैग एंड कलेक्ट, ठीक है। तो क्या करना है, जो 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 स्टाफ है हमारे पास वो कैसे जो है वो यूरिन सैंपल लेगा, तो वो जो है वो नीडल एस्पिरेशन के थ्रू जो है वो यहाँ पर जो सैंपल जो है यूरिन का वो कलेक्ट करेंगे फॉर द कल्चर बाय द जो यूरिनरी जो कैथेटर का जो उनको लगाया गया है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है वो जो कैसे किस तरीके से जो एक स्टाफ जो है वो यूरिन को एस्पिरेट कर रहा है वहाँ से, और फिर उसको एक कंटेनर में लेके जो है वो हम लैब में फॉर द कल्चर के लिए दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन ऑफ अ ड्रग इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कभी किसी पेशेंट को किसी एक ड्रग का कोई रिएक्शन तो नहीं है, तो उससे पहले हम उसको क्या देते हैं, कोई टेस्ट डोज देते हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट डोज देने के लिए जो है वो हम कौन सा जो है वो किस रूट से हम उसको देंगे, सबक्यूटेनियसली, इंट्राडर्मली, इंट्रावेनसली एंड इंट्रामस्कुलरली। तो हम क्या देंगे, इंट्राडर्मली जो है वो हम उसको वो एक टेस्ट डोज देंगे ताकि हम उसका एक रिएक्शन चेक कर सकें, सेंसिटिविटी तो नहीं है, किसी एक चीज़ का रिएक्शन तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। तो वो भी सेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इंट्राडर्मल के लिए जो है वो 15 डिग्री से भी जो है वो उस एक एंगल बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इंट्रावेनस के लिए 25 डिग्री बताया, सबक्यूटेनियस के लिए 45 एंड इंट्रामस्कुलर के लिए 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो है वो आप इसको इस पिक्चर की हेल्प से जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रामस्कुलर के लिए देखिए किस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सबक्यूटेनियस, देन ये इंट्रावेनस, और ये हमारे पास इंट्राडर्मल। ये लेयर्स भी यहाँ पर बताया, इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में जा रहा है, ठीक है। और सबक्यूटेनियस जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू या फैट में जा रहा है, इंट्रावेनस वेन में जा रहा है, ठीक है। और जो इंट्राडर्मल है वो यहाँ पर हमारे पास एपिडर्मिस लेयर में जा रहा है, जो इंजेक्शन जो हम पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है देखने में ईजी लगता है बट सबके लिए ईजी नहीं होगा, इसलिए मैं हर एक चीज़ को कोशिश करती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उन्हें हर एक चीज़ जो वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स ऑलवेज रिक्वायर सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है। तो कौन सा एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके लिए जो है वो सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक्स हमें प्रॉपरली यूज़ करनी है। तो ऑप्शंस आपके पास वेजाइनल इरिगेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन एंड कोलोस्टमी इरिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द यूरिनरी कैथेटराइजेशन, इसमें जो है वो हमें प्रॉपर सर्जिकल जो है वो एसेप्सिस टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई पैडिंग इज अप्लाइड ऑन अनकॉन्शियस पेशेंट्स टू प्रिवेंट, ठीक है। कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आपके पास है, उसे जो है वो हमें आई उसकी प्रॉपरली कवर करनी है, प्रॉपर आई पैडिंग करना है उसका। क्यों करना है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्या? ड्राइनेस ऑफ द आई, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, कॉर्नियल अल्सर एंड आई मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ब्लिंकिंग ऑफ आईज है या आई मूवमेंट है, ये हमें यूजुअली कहाँ पे देखा जाता है? किन जो पेशेंट्स हैं जिनमें पेशेंट आई को ब्लिंक ना करें या उसकी आई मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम आई पैडिंग करते हैं। तो स्पेशली अगर किसी का कोई सर्जरी हुई है तो, ठीक है, अगर किसी की आई की सर्जरी हुई है तो वहाँ पर हम इसको ऐसे करेंगे। ड्राइनेस ऑफ आई के लिए जो है वो हम कुछ एक केसेस में करते हैं, अदरवाइज इतना ज़रूरी नहीं होता। बट जो यहाँ पर जो कंडीशन है जो हमारे पास जो दिया गया है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, तो यहाँ पर अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हम क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम द कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। तो कॉर्नियल अल्सरेशन होने के चांसेस जो है वो पेशेंट में हो सकते हैं। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। अभी पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन उसकी आई में हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम उसकी हो रही है, तो वो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और ये कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट ना हो जाए, तो इसके लिए जो है वो हम उसको प्रॉपरली आई पैडिंग करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडिसन्स डिजीज इज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो जो एडिसन डिजीज़ है वो किस हार्मोन का इनसफिशिएंसी की वजह से होता है? कौन सा हार्मोन है जो प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में नहीं है, जिसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तब जो है वो एडिसन डिजीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं, थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन एंड इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ पर है, अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन अराइज होती है, ठीक है। तो पैराथायराइड हार्मोन हो, इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास जो है वो मसल क्रैम्प्स या ड्राई हेयर स्किन, ठीक है, पेन इन द फेस और कुछ लेग्स फीट, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन का डेफिशिएंसी होने की वजह से जो है वो कैल्शियम लेवल जो होता है ब्लड में प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाता, ठीक है। तो जो कैल्शियम लेवल होगा ब्लड में वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम अराइज होते हैं, ठीक है। इंसुलिन की वजह से क्या होता है मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन एक रिमेनिंग रहता है, सो दिस इज द राइट आंसर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? एडिसन्स डिजीज, ठीक है। अभी इस डिजीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन हमारे पास होते हैं वो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारे पास जो किडनी के ऊपर होते हैं, उनके जो है वो टू पार्ट्स होता है, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो सिक्रीट करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। इसमें भी डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, अलग से आएंगे। तो यहाँ पर क्या है? इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो एडिसन्स डिजीज़ होता है। अभी एडिसन्स डिजीज़ में जो है वो क्या देखने को मिलेगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस एक इंडिविजुअल को जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन फटीग फील होगा, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, ठीक है, डार्कनेस ऑफ द स्किन, मसल पेन, जो लॉस ऑफ एपेटाइट है तो उसकी वजह से वेट भी लॉस हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड जॉइंट पेन, ठीक है। तो ये सब देखने को मिलता है एक एडिसन डिजीज़ का जो पेशेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड ड्यू टू विच कंडीशन? ड्यू टू इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यू टू यूज ऑफ कॉन्टेमिनेटेड वाटर, या ड्यू टू एडिक्शन ऑफ ड्रग, और ड्यू टू डायलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेपेटाइटिस ए है वो ब्लड ट्रांसमिटेड नहीं होता है, तो ये जो है वो हमारे पास फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर जो है ये किसकी वजह से कॉज होगा? दैट इज थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड वाटर के थ्रू होता है। नेक्स्ट देखिए, स्टेजेस ऑफ मलेरिया फीवर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। तो जो मलेरिया का जब फीवर आता है तो उसकी स्टेजेस होती हैं, और जो उसकी स्टेज नहीं होते वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, फीवर स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। तो यहाँ पर जो है जो स्टेज जो है वो मलेरिया फीवर में नहीं देखने को मिलती है, दैट इज़ द फीवर
स्टेज, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनकी स्टेजेस क्या क्या हैं। तो कोल्ड स्टेज, ठीक है, जब एक बार जो है वो किसी को इन्फेक्शन हो जाता है नियर अबाउट फॉर 1 वीक मलेरिया का, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो 3 स्टेजेस एक क्लासिकल स्टेजेस देखने को मिलती है। पहले होता है कोल्ड स्टेज, पहले पेशेंट को जो है वो चिल्स फील होते हैं फॉर 15 to 1 आवर के लिए। देन उसको हॉट स्टेज आएगी जिसमें उसको हाई ग्रेड फीवर होगा 106 के अराउंड, ठीक है, फॉर 2 to 6 आवर्स के लिए, और उसके साथ उसको हेड एक, वॉमिटिंग, डिलीरियम, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस सब कुछ होता है। देन फिर आएगा एक स्वेटिंग का स्टेज का पीरियड, जब उसको प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, ठीक है, और फीवर जो है वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा फॉर 2 to 4 आवर्स, ठीक है। तो ये एक स्टेजेस जो है उसमें चलती हैं। फीवर स्टेज वहाँ पर ऐसे नाम इसको नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इंक्लूड्स, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडीशन अराइज हुई है, दैट इज द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो यहाँ पर जो है जो टॉप प्रायोरिटी में जो हम ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को, वो क्या देंगे वो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, एक कंडीशन अराइज हुई है, तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अभी फिब्रिलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इर्रेगुलर, ठीक है। तो इर्रेगुलर यहाँ पर हो रहा है। इर्रेगुलर यहाँ पर क्या हो रहा है, इर्रेगुलर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा हार्ट का रिदम, ठीक है। तो इरेगुलर क्या हुआ यहाँ पर, हमारे हार्ट का रिदम। तो इसे जो है वो हम क्या कहते हैं, और भी हम क्या कह सकते हैं, एरिदमिया, क्या कह सकते हैं, एरिदमिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इरेगुलर हार्ट रिदम हो जाता है फिब्रिलेशन में। अभी वेंट्रिकुलर साथ में हो चुका है, तो वेंट्रिकुलर मीन्स जो हार्ट की जो वेंट्रिकल्स हैं, हार्ट की जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं, हमारे पास राइट और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, तो इनका जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का जो स्पीड है, जो वे है, वो जो रिदम है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या हो चुका है, उसका इरेगुलरिटी उस रिदम में आ चुकी है, ठीक है। तो उसकी स्पीड जो थी, उसका जो रिदम था, वो यहाँ पर उसमें प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इसकी वजह से हम क्या कंडीशन अराइज हुई, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर अराइज होती है। और यहाँ पर क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी बहुत, मीन्स रैपिड और अनकोऑर्डिनेटेड मैनर में जो है वो एक ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो अभी इसके ट्रीटमेंट के लिए पूछा गया है कि हम क्या करेंगे। ईसीजी मॉनिटरिंग तो करेंगे तो ये पता चलता है कि ये कंडीशन हो रही है, ठीक है। कैथराइजेशन तो नहीं है, यहाँ पर कोई ऑप्शन इसका बनता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, प्रॉपर पोजीशनिंग देने के साथ हमें पेशेंट को सबसे पहले क्या करना है, दैट इज़ द CPR, ठीक है। CPR जो है वो हमें पेशेंट को यहाँ पर देना स्टार्ट करना है, दैट इज़ द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। उसको हम देंगे सो दैट कि उसका जो हार्ट है वो एक अपना प्रॉपर रिदम को अटेन कर सके, उसका जो रिदम जो डिस्टर्ब हुआ है, जो उसका जो इरिदमिया कंडीशन जो अराइज हुई है वो ठीक हो सके, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वैसे ही एट्रियल फिब्रिलेशन भी कंडीशन अराइज हो सकती है। और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है वो ये जो एट्रियाज हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट जो एट्रियाज है, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट जो इनकी जो रिदम है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको ईसीजी में जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप इसका ईसीजी देखेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, कोई PQRST वेव्स का प्रॉपर्ली कोई यहाँ पर जो है वो अच्छे से नहीं होती है, कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड है, इमीडिएट सीजेशन ऑफ कार्डिक आउटपुट, नो एसोसिएटेड पल्स, और ये जो है वो कोई यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव्स नहीं बनता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलेंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चेस्ट पेन होगी, रैपिड फ्लटरिंग हार्ट बीट्स हो जाती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, कोलैप्स एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिजीनेस, ठीक है। तो ये सब देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इंटरनेशनल एड्स डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से हमें बताना है कि जो है वो इंटरनेशनल एड्स डे जो है वो हम कौन से दिन पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास 1 मई है, तो ये तो हम बोलते हैं इसको इंटरनेशनल लेबर डे। तो ये क्या है, हमारे पास 1 जो मई को हम क्या कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। जो 7 जो अप्रैल जो है, इसे हम क्या करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। 7 अप्रैल को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 11 अप्रैल। 11 अप्रैल जो है वो क्या है हमारे पास, सेफ मदरहुड डे। ये क्या है, सेफ मदरहुड डे, सेफ मदरहुड डे। अभी हमारे पास एक ऑप्शन बचती है विच इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज़ द 1 दिसंबर, ठीक है। तो 1 दिसंबर को जो है वो हम इंटरनेशनल एड्स डे के लिए सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
इन फलाइंग विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वेरिसिला जूस्टर। ठीक है, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम बताया गया है वेरिसिला जूस्टर। अब वो कौन से डिजीज़ को कॉज करता है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, सिफिलिस एंड चिकन पॉक्स। तो डिप्थीरिया जो होता है वो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई की वजह से होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। और जो स्मॉल पॉक्स होता है ये होता है हमारे पास वेरियोला के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। और जो सिफिलिस होता है ये होता है हमारे पास ट्रैपिनोमा पैलिडम। ठीक है, तो सिफिलिस किसके थ्रू होता है हमारे पास, ट्रैपोनिमा पैलिडम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ट्रैपोनिमा पैलिडम के थ्रू। तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन बची, दैट इज़ द चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स जो है वो होता है वेरिसिला जूस्टर की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MMR वैक्सीन इज़ गिवन एट। ठीक है, तो मीज़ल मम्प्स रूबेला के जो हम वैक्सीन देते हैं वो हम कब देंगे, एट बर्थ, 18 मंथ ऑफ एज, 9 मंथ ऑफ एज और 5 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बर्थ पर तो नहीं देते हैं। ठीक है, बर्थ पर तो हम क्या देते हैं, BCG देते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस देते हैं और OPV का 0 डोज देते हैं बर्थ के ऊपर। ठीक है, और हमारे पास जो है 5 ईयर पर हम क्या देते हैं, DPT की बूस्टर डोज देते हैं। ठीक है, तो DPT की बूस्टर डोज 5 ईयर्स पर चलेगी। 9 मंथ पर जो है वो हम मीजल्स का देते हैं, तो 9 मंथ पर चलेगा। तो क्या बचा हमारे पास, 18 मंथ ऑफ एज के ऊपर जो है वो हम MMR का वैक्सीन जो है वो एक बच्चे में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रीटमेंट थेरेपी विच इज़ यूज्ड फॉर TB। ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट थेरेपी है जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, MDT। ठीक है, तो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं क्या वो देते हैं, या BCG का वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, या ORS देंगे या डॉट्स। ठीक है, तो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो हम देते हैं ये हम लेप्रोसी के लिए देते हैं। ठीक है, लेप्रोसी के लिए देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट थ्री ड्रग्स होती हैं जो हम एक साथ देते हैं, डैप्सोन, क्लोफाजीमिन और रिफाम्पिसिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर एक ड्रग इसमें देंगे तो उससे क्या हो जाता है, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है। क्या हो जाता है, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है। इसलिए जो है वो हम लेप्रोसी के केस में जो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट करते हैं। इसको मैंने इन डिटेल बताया है, जो हमारे जो प्लेलिस्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वहाँ पर आप इसको देखिएगा। ठीक है, देन BCG वैक्सीन मैंने आपको बताया कि ये ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंशन के लिए है, ना कि ट्रीटमेंट के लिए। इन्होंने क्या पूछा यहाँ पर, ट्रीटमेंट थेरेपी पूछी है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास प्रिवेंशन के लिए था, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ऐसा को पता है डायरिया डिहाइड्रेशन के केस में देते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन यहाँ पर रिमेनिंग बचती है, दैट इज़ द डॉट्स। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो है वो हम ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्ट्यूसिस इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, पर्ट्यूसिस को हम क्या कहते हैं, एंटेरिक फीवर, वूपिंग कफ, जर्मन मीजल्स एंड रूबेला। एंटेरिक फीवर नहीं कहते हैं, एंटेरिक फीवर को हम जो वो टाइफाइड, अनदर नेम जो हम इसको ऐसे लेते हैं, टाइफाइड फीवर भी कहते हैं एंटेरिक फीवर को। ठीक है, और जो है जो हमारे पास ये हैं ये सेम चीज़ है, जर्मन मीजल्स एंड रूबेला इज़ द सेम थिंग। और जो पर्ट्यूसिस है उसे हम क्या कहते हैं, और वूपिंग कफ। ठीक है, और वूपिंग कफ कहेंगे पर्ट्यूसिस को, और इसे हम क्या कहते हैं, 100 डे कफ। 100 डे कफ भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारे पास होता है MMR, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। ये है हमारे पास रूबेला। रूबेला को हम क्या कहेंगे, जर्मन मीजल्स। ठीक है, और ये है हमारे पास मीजल्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, रूबियोला। रूबियोला। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये सम टाइम कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूबेला था कि रूबियोला है कि मीजल्स है या जर्मन मीजल्स है, तो आपने ये ध्यान रखना है MMR। यहाँ पर जो R का होता है वो रूबेला, जब रूबेला आ गया तो उसे हम कहेंगे जर्मन मीजल्स, और जो मीजल्स है वो जर्मन मीजल्स तो नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा, रूबियोला। ठीक है।